हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन में। जैसा कि जिससे पहले हमने 2 वीडियो डाली थी सीआरपीएफ के सेट फर्स्ट और सेकंड की, और आज हम सेट थर्ड लेके आए हैं। और जो पहले वाली वीडियो उनको देखो जो कि थर्ड वाले सेट को देख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें दिए हैं अपने। पहले अपन इसमें रीजनिंग का पोर्शन करेंगे, उसके बाद मैथ का करेंगे, और फिर उसके बाद जीके वाला और फिर हिंदी वाला, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन दिया अपना ये पहले वाला प्रश्न, संख्या 1 से 3 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ऑप्शन दिए इसमें से जो है अक्षर है वो एक रिएक्ट करना है अपन को, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं जे जी के मतलब डिफरेंट कितने का है, जे के एल एम। अपन यहाँ पर एक एबीसीडी जी से लिखेंगे, HI J K L M N O P Q, ठीक है। तो जी और जे के बाद मतलब अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, कितने छोड़ के आ रहे हैं कितने डेज छोड़ रहे हैं इसमें दे रहा है 3, यानी कि इनके बीच में 3, इन दोनों के बीच में R और N के बीच में PQR, 1 2 3 4 आ रहे हैं। और NJ के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 चौथे नंबर पर आ रहा है जी। तो इसके बीच में डिफरेंट कितने का होगा, 4। अब U और Q, RSTU, तो 1 2 3 4, इनके बीच में कितने का आ रहा है, 4 का। तो ये तीनों ऑप्शन दिए बी सी डी के मध्य में जो आ रहे हैं, जो डेट आ रही है वो इसमें 4 का डिफरेंट आ रहा है। और जब भी जो पहले वाला ऑप्शन दिया उसके बीच में 3 मतलब 3 डेट छोड़ के आ रहा है, तो ये वाला अपना इसका आंसर हो गया। ये मतलब इसमें असंगत है, मतलब ये सभी तो सेम है। तो इसमें अपन को जो विषम है, विषम तो ढूंढना है, शब्द हो या अक्षर हो या संख्या, यही पूछ रहा है। तो अपना आंसर इसमें हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन दिए अपन को A 22, B 12, C 15, D 18, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं, 2 से सभी नहीं कट रहे हैं, तो ये डिफरेंट है। जबकि इसमें विषम पूछ रहा है, विषम, तो विषम संख्या अपनी 3 लेंगे, 3 बड़ी है, ठीक है। 3 से 12 कट रहा है जी, कट रहा है, ये भी सही है। 15 कट रहा है, ये भी सही है। 18 कट रहा है, ये भी सही है। 22 नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए वाला ऑप्शन दिया है स्पीड पोस्ट, बी दिया है SMS, सी दिया है पत्र, डी दिया है मनी ऑर्डर। स्पीड पोस्ट किस में आती है, अपनी पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। SMS ये मोबाइल के थ्रू भेजा जाता है, और पत्र को अपन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, और मनी ऑर्डर को भी पोस्ट ऑर्डर के थ्रू। तो जिसमें अलग है वो क्या है, SMS। तो इसका आंसर हो गया अपना SMS। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें अपन। तो अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें अब रेशियो वाला है, DIMO रेशियो, DMIO। तो रेशियो करके दिया है अपन को JUVR रेशियो में क्या आएगा, यहाँ पर अपन इसको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो DIMO बट्टे में BMIO बराबर JUVR। तो ये अपन को वैल्यू यहाँ की निकालनी है। D का D आ रहा है, IM को यहाँ पर पलट के लिख रहा है MI करके, O का O आ रहा है। इसी प्रकार J का यहाँ पर J आएगा, इन दोनों को पलट कर लिखेंगे BU, और ये वाला R का। तो इसका आंसर निकल के आएगा अपना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार फ्रेंच संबंधित है फ्रांस से, तो डच किससे संबंधित है, मतलब डच के अनुपात में क्या आएगा, हॉलैंड, फिजी, नॉर्वे, स्वीडन। तो डच जो फ्रेंच है वो फ्रांस की भाषा है, लैंग्वेज, और तो डच कहाँ की लैंग्वेज है, अपनी हॉलैंड की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4:19, तो रेशियो 7 रेशियो में क्या आएगा इसका, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
4/19 बराबर 7/, ये आप वैल्यू लगाएं। 4 से 19 कितना होगा, मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 19। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे अपन, 7 का स्क्वायर प्लस 3 49 प्लस 3 बराबर 52। इसका ऑप्शन दिया है ये नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो अनुपात वाले दिए होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सीआरपीएफ में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन, जिस प्रकार पुस्तक संबंधित है पुस्तकालय से, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा, फल से, फर्नीचर से, वन से या छाया से। पुस्तकालय में पुस्तक होती है तो मतलब इससे ये रिलेटिव है, इससे ये रिलेटिव है। उसी प्रकार फल से तो नहीं होगा वृक्ष का, क्योंकि फल तो वृक्ष से फल लग सकते हैं लेकिन फल में वृक्ष नहीं लग सकता, इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। फर्नीचर नहीं हो सकता, ये भी वन देखते हैं, वन का रिलेशन वृक्षों से है, वन में वृक्ष होते हैं और वृक्ष भी वन में होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का संबंध है। और जबकि छाया से भी नहीं हो सकता है, तो मतलब इसका अपोजिट भी होना चाहिए एक दूसरे का। ऐसे पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है तो पुस्तक का भी पुस्तकालय से है। ठीक है, यानी कि इसमें ये रखी होती है, या इसको बोल सकते हैं कि मतलब इसका पर जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो पुस्तकालय के साथ है। तो वृक्ष का रिलेशन किसके साथ होगा, वन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टॉक का कोड दिया है अपन को EVO वॉट्स, और कैंडल का दिया है ELDNAD। तो फिर रिपोर्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये वाली ये ऐसे चेंज हो रहा है, इसका कोड E यहाँ पर, ये फिर V, मतलब इसको उल्टा करके लिख रहा है, O फिर T फिर S। ठीक है, ऐसे ये वाला देखो, E का ये आ रहा है, L यहाँ पर, D N A C। तो रिपोर्ट का बताना है, तो T का यहाँ पर T आएगा, R का यहाँ पर R आएगा, O का यहाँ पर आएगा अपोजिट में जो O आएगा, उल्टा होने के बाद P यहाँ पर आएगा, E यहाँ पर आएगा, और R यहाँ पर आएगा। जो रिपोर्ट का कोड निकल के आया वो कितना आ गया, TROPER, ट्रॉपर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ऐसे हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, अब निम्न का सार्थक क्रम होगा, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। तो इसका क्रम बनाना है, ऑप्शन दिया अपन को ABCD करके। तो सबसे पहले इसमें होगा शिशु, 4, फिर शिशु के बाद बालक होगा, वो बालक यानी ये, बालक के बाद क्या होगा, शिक्षा यानी कि 5, फिर आएगा उसका व्यवसाय 2, फिर आएगा उसका विवाह 3। सो इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, पहले होगा शिशु, फिर बालक, फिर शिक्षा, फिर व्यवसाय, फिर विवाह। तो इसमें ऑप्शन दिया है अपना डी वाला, 4 1 5 2 3। सो फाइनली इसका आंसर निकल के आ गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। तो अगला क्वेश्चन अपना इसमें मैथ का दिया है। इससे पहले रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं, अब हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैथ का पहले वाला क्वेश्चन दिया है, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है, मतलब कर लेते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन दिए हैं उनको, A 7, B 10, C 12 और D 8। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको, MDH/WR। M से इसका जो आदमी हो गए मैन, इससे डे, आवर, वर्क और ये रिवॉल्यूशन यानी कि मजदूरी। ठीक है,
इसी फॉर्मूले से अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे। अब 16 आदमी यानी कि मेन दिए अपन को, फॉर्मूला बनाएंगे पहले M1 D1 H1 अपॉन WR इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन WR। और फॉर्मूले को अब उसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आदमी कितने दिए हैं? 16 आदमी। 16 आदमी 14 घंटे, और कितने दिए हैं अपन को? 14 घंटे काम करके किसी का 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। डे कितने हो गए? 12 अपॉन W इक्वल उसी कार्य को 28 आदमी, मैन कितने हो गए? 28 12 घंटे काम करके, यानी हॉर दिए हैं 12 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? D2 अपन को इसमें लगाना है, ये WR, यानी कि इसमें वर्क और मजदूरी नहीं दिए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसको काटो। ठीक है, अब अपना D2 अपन को लगाना है इसमें। अब इसको 12 से काट लो, 12 से ये 12 कट गई, 14 से ये कट गई, 14 दूनी 28, 2 से 16 कट गई 8, तो D2 कितना निकल के आ गया अपना? 8 दिन। तो 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन चालू कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, एक व्यक्ति अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन दिया अपन को, A 6%, B 7%, C 8%, D 9%। ठीक है, तो व्यक्ति अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, यानी कि उसका जो लागत मूल्य है, उसका क्रय मूल्य जो उसको खरीद रहा है वो मान 100 रुपये में उसको ले रहा है, और उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ा के लिख रहा है। अंकित मूल्य 20% बढ़ा रहा है, तो मतलब 100 में 20% बढ़ा रहा है इसको, तो यानी कि 120 अंकित मूल्य लिख रहा है अपने, और अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, यानी कि वो सेलिंग प्राइस अपना SP लिखेगा, तो जिस पर 10% की छूट दे रहा है, 120 पर 10% की छूट दे रहा है, तो 10%, 1 से 20 का 10% निकालो पहले। 120 का 10% निकाला अपन, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ 12 निकल के आ गया। 12 अंकित मूल्य कितना है? 120, तो जो 12 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया उसका? 108। 108 रुपये उसका क्या निकल के आ गया? यानी इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया SP 108 रुपये। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ निकालना है इसका। तो लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर SP माइनस के CP अपॉन CP इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर SP कितना दिया अपन को? 108, और CP कितना दिया है? 100। CP कितना दिया है? 100 इंटू 100, 100 से ये 100 कट गई, 108 में से 100 गई तो कितना आ गया? 8% जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 8%, मतलब C नंबर इसका अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। अगला क्वेश्चन है वो अपना इसमें वर्क एंड कार्य, जो राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिनों बाद राजा काम शुरू करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, तो राजा का कार्य कितना है? 20 दिन, राजा 20 दिनों में करता है, और रमेश करता है 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100। ठीक है, तो ये टोटल कार्य हो गया इनका। क्षमता कितनी आएगी? क्षमता लगा रहे हैं यहां से राजा के लिए 100/20 5, यानी कि क्षमता निकल के आ गई इसकी। जो राजा की कार्य क्षमता है वो 5,
और रमेश की है वो 100/25 4। रमेश की कार्य क्षमता है 4। ठीक है, क्या हो रहा है, वो रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, मतलब कि 10 दिन रमेश ने अकेले ने काम किया, तो रमेश का कार्य कितना है 4, क्षमता कितनी है 4। तो मतलब समय उसका, मतलब समय आ गया उसका 100/4 यानी कि 25। एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 25 कार्य कर 25। ठीक है, तो मतलब 10 दिन उसने काम किया, 10 दिन में कितना होगा उसका काम, 250। ठीक है, तो अब उसका जो टोटल कार्य पहले कितना था अपना कार्य निकालो, फाइनली जो आ गया 250 है टोटल, उसको 100 को घटाओ इसमें से, तो कितना बचा कार्य 150। 150 जो कार्य बचा है उन दोनों को कौन करेंगे, दोनों मिलकर दोनों की क्षमता क्या है 9। दोनों के लिए लिखा देंगे अपन राजा और रमेश। काम कितना है 150 और क्षमता कितनी है उनकी 9। 3 से काटेंगे इसको, 3 तरफ तो 9, 30 पे 15 जी 50/3। अब इसको अपन फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 तक दिन। तो रमेश और राजा उस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, 16 सही 2/3। तो इसमें डी वाला आंसर अपना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना इसमें, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, ऑप्शन दिया अपन में ए 7, बी दिया इसमें 8 और सी पे दिया है 9 और डी पे 4। 1008 7 से इसको डिवाइड करो पहले, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28 2 और 7 चौक 28। इसमें पूरी तरह भाग चला गया 144 जो कि पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब इस वाले से, 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16 4 8 छंग 48, 126। ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 9 से देखते हैं इसको, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 1, 9 दूनी 18, 112 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब 4 से देखते हैं इसको, 4 दूनी 8 2 4 पहिया 20, 8 4 दूनी 8, 252 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया 7। 7 से अगर इस संख्या को भागित किया जाता है तो इसका जो भागफल आता है वो 144 आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। इस तरह के क्वेश्चनों को अपन ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे और इजी हो जाता है, मतलब क्वेश्चंस को ऑप्शन से सेटिस्फाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से ही देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना इसमें, अब अंडरवुड में 0.000 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए अपन को इसमें 0.0000441। दशमलव हटाएंगे यहाँ पे तो नीचे 0 आएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना बचा 441। 441 किसका वर्ग होता है 21 का। तो यानी रूट में जब रूट के बाहर ये संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी 21। अपन को अंडरवुड में दिया है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का अंडरवुड में कितना होगा, मतलब 10 लाख किसका वर्ग होता है 1000 का। एक यानी कि इसमें जो 6 जीरो दिए हो तो इनमें 3 हटाओ और 3 बार आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा अपन का 1 2 3, 3 अंकों के बाद इसमें पॉइंट लगेगा तो 1 2 यानी 0.021। इसका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें अब, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और उस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वें पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? यानी पारी का अपन ने मान लिया औसत x है, औसत x है, तो यानी 17 पारी का औसत कितना होगा? 17x, ये एक पारी का औसत है, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17 पारी का औसत कितना है? 17x, और 17 पारी में कितने रन बनाता है? 87 रन बनाता है, प्लस 87, और उस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। एक पारी का औसत वैसे कितना था? x, ठीक है, तो उसका औसत 3 बढ़ गया, तो x प्लस 3। 17 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? यानी कि जो औसत बढ़ा है वो 18वीं पारी में आएगा इसका, तो 18 से इसका मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो इसके बराबर हो गया। तो 17x प्लस 87 बराबर 18x प्लस के 54, और जो 87 और ये 54 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 18x, और ये इधर गया जो 17x, तो ये माइनस का हो गया 17x। तो x बराबर कितना आ गया? 3। जो पारी का औसत होगा वो 17 पारी के बाद जो उसका औसत होगा वो कितना होगा? 33, ठीक है, 33 इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, एक वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? माना अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, तो इसको 25% की छूट पर बेचा जाता है। 100 का 25% कितना आएगा? 25, यानी कि इसका 25% लगा रहे हैं, 25% की छूट पर इसको बेच रहे हैं, तो इसका 25 घटाएंगे 100 से 75 बच गया। 75 किसके बराबर है? तो 3600 में बेचा गया है, और 25% की छूट के बाद कितना का आ रहा है? 100 में से 75 का, और इसके हिसाब से 3600 का, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0। अब इसको 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0। इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 40, जो 1 की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 48। जबकि अपना अंकित मूल्य कितना अपन माना? 100, तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 4800। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 4800, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसको, ठीक है। अपन को इसमें दूरी, तो 4 बराबर अपना फॉर्मूला क्या होता है? 4 बराबर दूरी बटे समय। 4 निकालेंगे पहले इसमें अपन, दूरी कितने दी है? 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर कितने समय में? 8 घंटे में लिखा। 8 का इसमें भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1500, 2 से इसको काटें 750, यानी 4 निकल के आ गई अपनी 750 किलोमीटर पर आवर। इसमें आने बोला है यदि उसकी गति को 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि 750 में 250 और ऐड कर दो, 250 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, तो ये कितना हो जाएगी इसकी चाल? 1000 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 9000 किलोमीटर की दूरी फिर कितनी है इसके लिए? 9000 किलोमीटर। तो दूरी का अपने समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4। दूरी अपनी कितनी है? 9000 किलोमीटर, तो चाल कितनी है? 1000।
जीरो से जीरो कट गई, कितनी बची 9, यानी कि कितना 9 घंटे लगेंगे उसको। 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 9 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें अब, एक दुकानदार टीवी सेट के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य ST दिखाना है इसमें। ठीक है, तो अपना इसमें स्टॉक को खत्म करने के बाद छूट, तो छूट के लिए अपना फॉर्मूला होता है इसमें अब बट्टा दे रहा है इसमें डिस्काउंट, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100। तो बट्टा प्रतिशत कितना दिया है, 12%। 12% का बट्टा अपन को इसमें लिखना, अंकित मूल्य कितना दिया है 6500 रुपये इंटू 100। जीरो से जीरो कट गई, तो बट्टा बराबर क्या आ गया 12×5 = 0, 6 12 72 6 78 780 रुपये बट्टा निकल के अपना आ गया। तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस के बट्टा। SP बराबर क्या आ जाएगा अपना, अंकित मूल्य कितना है 6500 रुपये, और बट्टा कितना आ गया निकल के अपना 780। 65 में 780 गया, कितने आ गए, जीरो की जीरो। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2, 15 में से 8 गए 3 7, 5720 रुपये। जो अपना विक्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया 5720 रुपये में उसको बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। अगला क्वेश्चन दिया इसमें अपना A और B की औसत आय 200 है और C और D की औसत आय 250 है। तो A, B, C, D की औसत आय कितनी होगी। A और B की औसत आय 200 है, और A और B कितने व्यक्ति है, 2, तो 2 का इसमें 200 × 2, दोनों की कितनी होगी 400। उसी प्रकार C और D की औसत आय 250। ये भी कितने व्यक्ति हैं, 2, 2 का इसमें 5। दोनों की औसत आ गई चारों की, और चारों को ऐड करेंगे, कितनी टोटल कितनी होगी 900। तो ABCD की औसत आय निकालनी है। औसत का अपना फॉर्मूला क्या होता है, कुल औसत 900 रुपये, और व्यक्ति कितने हैं 4, 4 का इसमें भाग देंगे, 2 × 4 450, 2 × 4 2 × 4 2 × 4 2 × 10, कितनी आ गई 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अपना 1 3 5 7 ... 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, विषम संख्याएं दी हूं तो विषम संख्याएं मतलब n विषम संख्याओं का औसत n होता है। ठीक है, तो कितनी संख्या विषम संख्या दी अपन को 1 3 5 7 सभी, तो इसमें कितनी संख्या n बराबर 25 लास्ट में, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अपना, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा। मान दो व्यक्ति X और Y है, दोनों का अनुपात कितना दिया है अपन को, X/Y बराबर 5:9, यानी कि X की आयु 5 है और Y की 9, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4।
4। तो दोनों के बीच में क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 वर्ष का अधिक है, यानी कि ये कितनी है, 4 अधिक इसकी, यानी कि x से y कितनी है, 4 वर्ष अधिक। 4 की वैल्यू कितने के ऊपर हो जाएगी, 40 की। तो 4 दाम 40, 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। तो x की वैल्यू कितनी है, 5। तो x के लिए 5 में 5 × 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और y के लिए 9। तो 9 में 10 का गुणा करेंगे तो y की कितनी आ गई, 90। दोनों को ऐड करेंगे जोड़ के 140। तो दोनों की आयु का जो होगा योग होगा वो कितना होगा, 140। तो इसी के साथ अपना मैथ का पोर्शन खत्म होता है। तो अब अमित सर आएंगे और जो कि जीएस और हिंदी बची है उसको सर कराएंगे उसी के साथ। तो सर के साथ उसको देखो, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन पर। जैसे कि पीछे अपन ने देखा था मैथ और रीजनिंग का पोर्शन था, और कि आपको समझ में आया था। अगला पोर्शन लेके आए हैं जीएस का, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे रोजाना की तरह। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है सबसे छोटा महासागर। महासागर अपने हैं, टोटल महासागर की संख्या है 5। टोटल महासागर कितने हैं, 5। इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा लिख देंगे अपन यहाँ आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा है। तो इसमें पूछा था सबसे छोटा महासागर, तो सबसे छोटा होता है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर। टोटल महासागरों की संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन होता है अपना विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय पूछा है। मुख्यालय ये किससे संबंधित है, व्यापार से। ये टोटल पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए होता है। यहाँ पूरा जितना व्यापार होता है उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पे मिलेगा विश्व व्यापार संगठन के। तो इसका मुख्यालय पूछा है। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी पूछ लेता है WTO। WTO से भी पूछ लेता है, विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी पूछ लेता है। तो इसका मुख्यालय है अपना जिनेवा में। जिनेवा अपना कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। तो इसमें क्या पूछा था, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में और भी मुख्यालय है, जैसे विश्व व्यापार संगठन। कृषि का मुख्यालय, विश्व कृषि मुख्यालय। मौसम विश्व विज्ञान संगठन, कृषि संगठन, मौसम संगठन, स्वास्थ्य संगठन। ये सब विश्व है, आगे विश्व लगा रही है क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। विश्व कृषि संगठन कहाँ है, जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन कहाँ है, जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है, जिनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन भी जिनेवा में। यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना थर्ड वाला। इसमें पूछा है कि पानी जमता है, जैसे पानी अपन फ्रिज में जमाते हैं, जम जाता है, बर्फ बनता है, तो उसका घनत्व क्या होती है, डेंसिटी, उसकी सघनता कैसी होती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वही रहती है, क्या होता है। तो पानी जैसे ही जमता है, उसकी बर्फ बनती है, तो घनत्व डेंसिटी होती है उसकी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है। पानी जमने पर डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन डेंसिटी घनत्व तो कम हो जाता है, लेकिन आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। जब पानी जमता है तब उसका घनत्व तो कम हो जाएगी, डेंसिटी, वॉल्यूम, आयतन उसका बढ़ जाता है। सर्वाधिक घनत्व पानी का कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व
कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, कहाँ पर होता है 4 डिग्री सी पर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में साइंस आएगा, साइंस से है ये, फिजिक्स से, तो जहाँ भी साइंस आएगा वहाँ ये क्वेश्चन आएगा। 4 डिग्री सी पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। तो ये था, पानी जमता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सुना होगा आपने, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है पहले तो ऐसे जान लें। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम जिसे अपन खाने का सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका जो प्रचलित नाम होता है वो होता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होता है, केमिकल नेम NaHCO3, ये पूछा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम NaHCO3, और जो प्रचलित नाम होता है खाने का सोडा। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से यदि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए, इसमें से यदि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, 1 मिनट में ऊपर से हटा देता हूं। कार्बन डाई सबसे गर्म गैस होती है, बहुत अधिक गर्म गैस होती है, गर्म गैस। इसका प्रयोग आपने देखा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव में करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे श्रीनगर वगैरह, वहाँ लद्दाख में ठंडे प्रदेश है, तो वहाँ कांच के घरों में जो खेती की जाती है ना, उन कांच के घरों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ताकि वो मौसम रहे गर्म रहे, ताकि खेती हो सके। तो गर्म गैस होती है CO2। तो CO2 फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इसको इसमें से निकाल दिया जाए, किसमें से, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा। तो इसमें पूछा है क्या बनेगा, यदि यहाँ CO3 है, CO3 से यदि CO2 निकाल दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, Na तो रहेगा, और क्या बचेगा, इसमें से CO निकल जाएगा, O2 2 O निकल जाएंगे, एक O बचेगा और H बचेगा। तो ये क्या होता है, NaOH। तो NaOH को बोलते हैं अपन कार्बनिक एसिड, इसका नाम होता है कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। तो ये निकलेगा। क्वेश्चन क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट से यदि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए तो कौन सा अम्ल बचता है, तो उसमें बचेगा कार्बनिक एसिड NaOH, क्योंकि CO2 अपन ने निकाल दिए और ये बचेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का यह फॉर्मूला होता है NaHCO3, दूसरा नाम अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं। एक बेकिंग सोडा होता है, जैसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं धावन सोडा, धोने का सोडा होता है वो, धावन सोडा। इसका फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, Na2CO3। ये तो बहुत क्वेश्चन है, ये सीधे केमिकल नेम पूछ लेता है। बेकिंग सोडा या धावन सोडा का रासायनिक क्रिया क्या होती है, रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5वां। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 6वां, गुरुजल, जिसे बोलते हैं, गुरुजल को बोलते हैं अपन कठोर जल, कठोर जल भी बोलते हैं गुरुजल को। इसमें पूछा है, ऐसे ही नाम से ज्यादा पूछता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज में हो, क्वेश्चन गलत करे। गुरुजल का रासायनिक संघट्ट क्या है, गुरुजल बोलते हैं कठोर जल। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, गुरुजल का रासायनिक संघट्ट होता है D2O। अब D2O क्या होता है, D2O कठोर जल होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं इसका प्रयोग। ये भी पूछते हैं D2O का या मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन होंगे तो D2O का। तो इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग होता है इसका। और प्रयोग कहाँ पर होता है, जो नाव की संलयनी क्रिया होती है, नाविक में, हमेशा नाविक में इसका प्रयोग होता है, नाव की संलयनी क्रिया में इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में। तो यह था गुरुजल, कठोर जल का रासायनिक संघट्ट D2O, मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है नाव की संलयन क्रिया। इसमें लिखते हैं नाभिकीय क्रिया, नाभिकीय क्रिया।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दिल्ली सुल्तान में सबसे कठोर किसकी नीति रही थी? जो दिल्ली सल्तनत में सब कठोर नीति, दिल्ली सल्तनत में सबसे कठोर नीति किस राजा कौन से शासक की रही थी? तो यह रही थी, अपन लिखते हैं बलबन। इसका दूसरा पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत में सबसे कठोर नीति इसी की रही थी। इसका शासन कहाँ तक रहा था? इसका शासन रहा था 1265 से लेकर 1286 तक। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कठोर नीति किसकी रही थी? बलबन की। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है और इसकी जो शासन काल रहा था, इसका शासन रहा था 1265 से लेकर 1228 तक। तो यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 6 वाला। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन किस पुस्तक में बताया? धन का पलायन क्या होता है? धन का पलायन वो होता है जो धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, वहां से यहाँ आए, मतलब आवरण होता है, वितरण होता है, एक स्थान से दूसरे तक एक दूसरे पर जाता है, उसे पलायन कहते हैं। तो धन का पलायन किस पुस्तक में लिखा है? तो धन का पलायन लिखा है पॉवर्टी एंड, इनकी पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये पूछ लेते हैं पेपर में सीधी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, 4 ऑप्शन होंगे। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है एन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। तो इनकी पुस्तक कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया धन का पलायन। यह इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है इसमें कि स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आजाद तो हुआ था 15 अगस्त 1947 में, जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, सबको पता होगा। लेकिन इसके बाद प्रथम जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, वो पूछा है इसमें। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति कब बनाए गए थे? जब संविधान लागू हो गया था। तो संविधान लागू कब हुआ था अपना? प्रथम जो स्वतंत्र भारत के बनाए गए थे राष्ट्रपति, वो बनाए गए थे 26 जनवरी 1950 से, जनवरी 1950। इसी दिन पूर्ण रूप से अपना संविधान लागू हो गया था और प्रथम राष्ट्रपति अपने बना दिए गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो क्या था इसमें? आजाद, इसमें पूछा आजाद भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना? तो स्वतंत्र भारत तो 1947 में ही हो गया, लेकिन उसके बाद जो संविधान बना था, संविधान बनने में 26 जनवरी 1950 तक बना। उसके बाद संविधान के अकॉर्डिंग जो बनाए गए थे राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये थी जानकारी। अगला क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना शारदा सदन स्कूल की स्थापना। पहले तो ये देखो कि शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी और किससे संबंधित थी? तो शारदा सदन की जो संबंध था इसका, वो विधवा औरतों से था, विधवा औरतों से, महिला। जो शारदा सदन का संबंध था, वो संबंध था विधवा महिलाओं से संबंध था। इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना 11 मार्च 1900 इसकी स्थापना जो की गई थी 11 मार्च 1889 में की में हुई। तो शारदा सदन और कहां पर हुई थी?
स्थान का नाम है पुणे। पुणे में की गई थी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा था शारदा सदन की स्थापना किसने की थी। तो पहले देख लो शारदा सदन का संबंध किससे था, विधवा महिलाओं से था। इसकी स्थापना 11 मार्च 1889 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर, पुणे में। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी स्थापना पंडित रमाबाई। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, शारदा सदन की स्कूल के संबंध किससे था, विधवा महिलाओं से था। स्थापना 11 मार्च 1889 में की गई थी और स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई की। और कहाँ पर की थी, पुणे में की थी। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी थी वो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन जीएस का है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक का हिस्सेदारी होती है। ये किसने कहा था ये बात, तो ये वाक्य कहा था एक सीले नामक व्यक्ति ने। किसने कहा था, सीले। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, ये कहा था सीले ने। तो इस क्वेश्चन के से होता है अपना जीएस वाला टॉपिक खत्म। अगला पोर्शन आएगा अपना हिंदी का। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन हिंदी में। तो दोस्तों अपना हिंदी का टॉपिक आया है। हिंदी के टॉपिक में पहले दिए है विलोम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विलोम 1 से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन विलोम के दिए हैं, 3 क्वेश्चन पर्यायवाची के दिए। जैसे तो पहला क्वेश्चन है यौवन। यौवन का इसमें पूछा है कि विलोम शब्द क्या होगा। तो यौवन का विलोम शब्द होगा जरा। जरा का मतलब क्या होता है, जरा माने होता है पास, यौवन माने होता है दूर। तो दूर का उल्टा पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ। यथार्थ की विलोम शब्द पूछा है, यथार्थ का होगा इसमें कल्पना। ठीक है, यौवन का जरा होगा, यथार्थ का कल्पना होगा। और यह प्रतिवादी का होता है वादी। प्रतिवादी यह थे विलोम शब्द 3। अब आते हैं 3 दिए हैं इसमें पर्यायवाची। तो पर्यायवाची 3 में पहला है बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होगा, बादल का पर्यायवाची होगा पयोद। बादल का क्या होगा, पयोद। अब दिया है दूसरा जंगल। जंगल का होता है कानन। अभी तो एक एक बताया, पर 2-2 3-3 जैसे याद करना हो तो कर सकती है। बादल का पयोद, जंगल का कानन और सुगंध का होता है सौर। तो ये 3 थे पर्यायवाची इसमें और 3 थे विलोम शब्द। अब क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर अगला था, उसमें दिया है एरर। 4 वाक्य दिए हैं, उसमें देखना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो इसमें पहला वाक्य दिया है ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो देख सकते हैं अपन ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, तो इसमें सही तुक नहीं लग रहा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। तो मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, तो ये भी कोई तरीका नहीं है सही। क्वेश्चन नंबर सी, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। तो इसमें क्या दिया, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, तो ये भी कोई मीन्स नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, तो ये मीन्स सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैसे हमने दिल्ली जाना है। ऑप्शन पहला दिया है हमने दिल्ली जाना है, तो इसका कोई मीन्स नहीं है, हमें दिल्ली जाना है। दूसरा हमारे को दिल्ली जाना है, तो ऐसे भी नहीं कोई बोलता हमारे को दिल्ली जाना है। ऑप्शन सी दिया है हमें दिल्ली में जाना है, तो ये भी कोई मीन्स नहीं है, हमें दिल्ली में जाना है। तो ऑप्शन डी इसका भी होगा, हमें दिल्ली जाना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर अगला है, इसी टाइप एरर का दिया है, इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इसका कोई मीन्स नहीं है, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला है, इतना रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं, और इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये 1 वर्ड दिए हैं इसमें, अनेक शब्दों के एक शब्द। इसके लिए क्वेश्चन नंबर पहला है, मन को आनंदित करने वाला। मन को आनंदित करने वाला कौन होता है, लिख देते हैं अपन, मन को आनंदित करने वाला। मन को आनंदित करने वाला,
तो ये पूछा है इसमें मन को आनंदित करने वाला, मन को जो खुश रखे वो कौन होता है? अपन को बोलते हैं मनोरंजक, कॉमेडियन होता है, तो उसे बोलते हैं मनोरंजक। मनोरंजक ये वन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़बाग। बड़बाग यह बोलते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कौन सा है। ये वन वर्ड भी 2-3 होते हैं। इसमें दिया है जिसको प्राप्त ना किया जा सके। जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो क्या होगा? प्राप्त ना किया जा सके, जिसको अपन प्राप्त नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अलभ्य। अलभ्य, तो जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके अलभ्य। यही 3 दिए थे वन वर्ड। 2-2, 3-3 क्वेश्चन सब टॉपिक से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं इनमें क्या है। ये फिल इन द ब्लैंक से हैं 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन ये वन वर्ड का। तो इसमें देखते हैं हैजा है। हैजा के बारे में पूछा है, हैजा कैसा है? हैजा एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक जो एक दूसरे से फैलता है वो होता है संक्रामक रोग। हैजा संक्रामक है। दूसरा क्वेश्चन है भगवत कृता से मुख भी हो सकता है। इससे क्या होगा? इसका क्वेश्चन होगा वाचाल। वाचाल होता है ज्यादा बोलने वाला, वाचाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाचाल। अगला क्वेश्चन है अथक सतत और परिश्रम चरम सीमा एकता है। तो इसका क्या होगा? अव्यवस्था। अव्यवस्था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा अव्यवस्था। अथक सतत और परिश्रम चरम सीमा है अव्यवस्था। तो दोस्तों ये थे हिंदी के क्वेश्चन। पहले हो गए थे अपने जीएस के क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। और जो भी दोस्तों ने ये देखा हो वो शेयर करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आपके लिए एक थोड़े 2-4 शब्द हैं उनको मैं कहना चाहूँगा। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति मंदिर जाने से ही धार्मिक बनता है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति मंदिर जाने से ही धार्मिक बनता है, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि व्यक्ति जहाँ भी रहे वहाँ मंदिर बन जाए। सो यह 4 लाइनें थी आपके लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।